हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार जैसे कि सामने देख रहे हो मेरे पास है इंफॉर्मेशन ब्रोशर 2021 गेट का। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको गेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि यार ये दूसरे चैनल्स तो है नहीं कि बस थोड़ा बहुत बता दिया और बात खत्म। जेन्युइन जानकारी दूंगा और पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि वर्तुल शर्मा का चैनल है, तो कोई भी शॉर्टकट्स तो मैं अपनाता हूं नहीं। तो धैर्य बनाए रखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा और डिस्कशन तक में एंड तक रहिए मेरे साथ। तो जो लोग थोड़े मतलब ज्यादा सब्र नहीं है जिनके पास, उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं जो की हाइलाइट्स है वो बताने वाला हूं, जो कि 50 से 70% स्टूडेंट्स बस उसी में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो की हाइलाइट्स मैं शुरू के 5-10 मिनट में कवर कर दूंगा और उसके बाद मैं और डिटेल में जाऊंगा कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में और क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं एग्जामिनेशन के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और उसके बाद मैं फाइनली थोड़ा सा, ये ईसी का चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैनल है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सिलेबस भी मैं देखूंगा, थोड़ा उसको रिव्यू करूंगा कि और क्या हेल्प मिल सकता है आपको मेरे चैनल के थ्रू। तो यार जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार है, मैं बता दूं कि मेरा नाम है वर्तुल शर्मा और मैं बेसिकली एक एनालॉग डिजाइन इंजीनियर हूं, कंपनी में काम करता हूं। और मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि यार मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं, उनको लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं है। तो मैं इसी के लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ इस पे। और आप मेरे चैनल्स पे वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन सब चीजों के मैं बारे में बात करता हूँ उस चैनल पे। और उसके अलावा बेसिक चीजें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल या एनालॉग या डिजिटल, ये सब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो होप सो मदद तो हो ही रही होगी बहुत सारे लोगों की। और आपको भी अगर चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यार ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नया है ना तो आपको जरूर पता चले। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो भी ज्वाइन करो। वहां पे मैं आजकल डेली क्विजेस डाल रहा हूँ क्योंकि गेट का थोड़ा सा बुखार चढ़ रहा है, तो धीरे धीरे मैं भी कुछ कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, तो आप वो क्विजेस में भी हिस्सा ले सकते हैं। और उसमें प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ रहता है अगर आप गलत आंसर देते हैं या सही आंसर देते हैं तो भी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो गेट का 2021। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये गेट क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और ये इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जो कि पवई में है। ठीक है। तो ये 7 अगस्त को आया था इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर, बट पता नहीं बीच में बहुत दिनों के लिए ये मुझे मिल ही नहीं रहा था, बट अभी फिर से देखा 1-2 हफ्ते रुक के तो मुझे मिल गया। मे भी कुछ चेंजेस कर रहे होंगे, आई डोंट नो। तो यार ये हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो मेन हाइलाइट्स हैं वो ये हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे 5th 6th एंड 7th, सॉरी फ्राइडे 5th और फिर सैटरडे 6th एंड संडे 7th, और ये 12 13 एंड 14। तो बेसिकली पहले वीकेंड में 2 दिन होते थे, सैटरडे संडे, बट इस बार फ्राइडे को भी कर रहे हैं। और फेब्रवरी का यानी कि फर्स्ट वीकेंड एंड सेकेंड वीकेंड आप ऐसे समझ सकते हो, फेब्रवरी में एग्जाम है। और 2 सेशंस रहेंगे, फॉरनून एंड आफ्टरनून। तो इसके टाइमिंग्स भी हम देखेंगे नीचे क्या क्या दिया। फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और इस बार इन्होंने 2 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, पहला इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जिसमें बेसिकली आर्ट्स के जो लोग हैं वो सब भी यहाँ पे आके गेट एग्जाम दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 27 हो गए हैं अब, बट आप 1 या 2 पेपर में ही दे सकते हैं, ये अच्छी बात है। देखेंगे हम आगे क्या अलग अलग चेंजेस हैं। तो सिलेबस सारे पेपर्स का रिवाइज हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना। और रिवाइज हुआ है तो ईसी में मैंने जहां तक देखा वो हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, लास्ट में रिव्यू करेंगे। बहुत सारी चीजें कट डाउन हुई हैं, तो अननेसेसरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो भी देखेंगे। और ऑल टेस्ट पेपर ऑफ 2021 विल बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे। और इसमें 3 पैटर्न्स रहेंगे, पहले 2 ही रहते थे। पहले या तो एमसीक्यू रहते थे या नेट टाइप रहते थे। तो एमसीक्यू में क्या है, बेसिकली आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें एक ही सही होगा। और नेट टाइप जो है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर लिखना पड़ता है। बट इस बार इन्होंने ये एक और ला दिया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मतलब अब आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो उसमें से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी या चारों भी सही हो सकते हैं। तो ये यार डिफिकल्ट सिनेरियो है। एक्चुअली आईआईटी जेई के पेपर्स में 12th जब पास आउट होते हैं तो ये पहले से था एमएसक्यू, बट इस बार इन्होंने
गेट में भी लाए, तो मुझे तो लगता है अच्छी पहल है, एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और टफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो अब इसमें देखो तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम हो गई ना। यहाँ पे देखो मैथ्स का एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही ले लो ना, यहाँ पे तुक्के मारने की या करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, 1/4 ऑप्शंस। बट यहाँ पे कितने आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा है, ठीक है। तो बताओ मुझे कमेंट्स में कितने, इसमें अगर आपको सही करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये मुझे बताओ यार। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एमएसक्यू में सही करने की प्रोबेबिलिटी तुक्का मारने के बाद कितना होगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में तो 1/4 होगा, यहाँ कितना होगा तो मुझे बताओ, ठीक है। बस सिंपल है, कॉम्बिनेशंस आपको निकालने हैं, 4C0 4C1 ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, हिंट भी दे दिया। चलो अब उसके बाद देखते हैं, ये भी नया है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, 1 और 2 सब्जेक्ट पेपर्स अलाउड। तो पहले क्या होता था, गेट में आप एक ही पेपर दे सकते हो, ठीक है, बट इस बार उन्होंने क्या है, आप एक के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा पेपर भी दे सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा ट्रिक पार्ट है और वो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो आप कोई एक पेपर चुनोगे ना, तो सेकंड पेपर आप कुछ भी नहीं चूज कर सकते, वो एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ही है, उसी कॉम्बिनेशन में आप चूज कर सकते हो जो कि नीचे टेबल में गिवन है और वो भी हम रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्स हो गई है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। एक्चुअली पहले भी आई थिंक 2013-12 तक थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स भी देते थे, बट उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, बोले सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। तो मेरे ख्याल से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को देने से ये फायदा है कि यार थर्ड ईयर तक तो कोई सीरियस होता नहीं है पढ़ाई में, थर्ड ईयर में आप गेट देते हो ना, तो आपको फाइनल ईयर में थोड़ी सीरियसनेस लगती है कि भैया अपने को कुछ नहीं आता है। अदरवाइज क्या होता है, फाइनल ईयर में पहली बार देते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, तो उनका 1 साल जाता है, 2 साल जाता है। थर्ड ईयर में आप देते हो तो आपको रियलिटी चेक जल्दी मिलता है और आप फाइनल ईयर में थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करते हो। तो आई थिंक ये बहुत सही पहल है। देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट, आप कितने भी बूढ़े हो जाओ एग्जाम दे सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन, मतलब ऑफ कोर्स बीटेक में थर्ड ईयर तो मिनिमम चाहिए ही, बट आप एमटेक कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, तो भी आप वापस से दे सकते हो गेट एग्जाम। एप्लीकेशन ऑनलाइन, GOAPS का वेबसाइट लिंक है, वो तो यहाँ मिल ही जाएगा आपको। और चूंकि अब थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं एग्जाम, तो इसलिए जो स्कोर कार्ड है वो अब 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। पहले 2 साल के लिए रहता था क्योंकि फाइनल ईयर में लोग स्टूडेंट देते थे, बट अब 3 इयर्स के लिए रहेगा क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन कोविड-19 सिचुएशन द शेड्यूल ऑफ गेट 2021 एग्जामिनेशन में चेंज। तो यार होप सो ना हो, बिकॉज हम तो होप यही कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर जाते जाते तक एटलीस्ट सब कुछ नॉर्मल हो जाए इंडिया में, और ये फरवरी में एग्जाम अच्छे से हो जाए। आई डोंट नो अभी नीट जेई के एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स का क्या हाल हो रहा है। आज अभी एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, बट बहुत दिक्कत होने वाली है। आई डोंट नो हाउ द थिंग्स, कौन सही है कौन गलत है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, बट यार प्रॉब्लम तो है। बट होप सो गेट के टाइम ये प्रॉब्लम ना हो, कोविड ने यार बहुत बहुत माथा खराब कर रखा है सबका। चलो, ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस एग्जामिनेशन एट इंटरनेशनल सिस्टम में भी ड्रॉप। तो इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं कुछ, तो वहां पे भी एग्जामिनेशंस ले रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में भी, तो वहां पे भी ड्रॉप हो सकता है कोविड-19 सिचुएशन के कारण, ठीक है। ये वेबसाइट है gate.iitb.ac.in, आप वेबसाइट लिंक की क्या जरूरत है, डायरेक्ट गूगल सर्च मारो मिल जाएगा यार। आईआईटी बॉम्बे बना रहा है। चलो अब ये थोड़ा पैटर्न ऑफ जो, तो ये जो हाइलाइट्स हैं, जो बेसिक हाइलाइट्स हैं वो सब तो हो गए हैं, बट आपको और अच्छे से समझना है तो मेरे साथ बने रहो, पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिव्यू करने वाला हूँ आराम से। अपने पास बहुत टाइम है, आपके पास भी टाइम तो है ही, मुझे पता है। चलो फिर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई ऑफलाइन चीजें नहीं है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। ड्यूरेशन 3 आवर्स, सेक्शंस 2 हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये हमने देख लिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज। तो आपको क्वेश्चंस आपके क्या क्या एबिलिटीज चेक करेंगे। सबसे पहला रिकॉल एबिलिटी, यार यहीं पे तो यार थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब याददाश्त देख रहे हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ये, सबसे आखिरी में होता तो यार मजा आता, बट सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो याददाश्त देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अटका, बट ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, सही बात है। एप्लीकेशन देख रहे हैं, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो अपने नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कितना अप्लाई कर पा रहे हो, ये देख रहे हैं। और अप्लाई कर पा रहे हो तो उससे आप कुछ एनालाइज, कुछ उससे
आउटकम या कुछ उसे डिजाइन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। यार इंडस्ट्री में यही तो काम आता है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। आप चीजों एनालाइज करते हो और फिर डिजाइन करते हो। सिंथेसिस मतलब थोड़ा डिजाइनिंग आ जाता है। तो ये तीनों तो सही है। रिकॉल इसके बाद आता तो यार चलता, रिकॉल इन्होंने पहले नहीं लिखना चाहिए था, थोड़ा सा यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के, 55 आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो 55 में भी आपके 25 क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे और 30 क्वेश्चंस 2 मार्क के रहेंगे। और इसमें जनरल एप्टीट्यूड में भी आपके 5 क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे और 5 क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड टोटल 15 मार्क्स का हो जाएगा। अब 85 मार्क्स जो बचे उसमें से 13 मार्क्स का आपको मैथ्स आएगा। तो 13/85 मतलब अप्रोक्स 20%, अप्रोक्स नहीं 20% पूरा मैथ्स ही है। ठीक है, और बाकी का 72 मार्क्स आपका, यानी जो बाकी का 80% है 85 मार्क्स का, वो आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यार इंजीनियरिंग मैथ्स की कितनी वैल्यू है आप देख ही सकते हो। तो ये हमारा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट दिस। तो हमारा एक्सेप्ट में नहीं आता है। हम ईसी वाले या बेसिक जो इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल, सिविल या जो भी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, वो सब ये इसी कैटेगरी में आता है। और ये बाकी जो है नए, वो सब हम देखेंगे। ये कोर्स का क्या मतलब है, आई थिंक ये एमए तो मैथ्स है, ये जूलॉजी दिख रहा है, ये केमिस्ट्री दिख रहा है शायद सीवाई। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन है, इसमें इंजीनियरिंग मैथ्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ये लोग कहाँ से मैथ्स पढ़ेंगे। हाँ मैथ्स वाले तो ऑफ कोर्स मैथ्स पढ़ेंगे ही ठीक है, आगे चलते हैं। मार्किंग स्कीम 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो यार ये पेपर कोड है। तो अपना जो है सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, ये सब जो भी है, ये सब में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड और 85 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ये सारे पेपर्स का हम उतना रिव्यू नहीं करेंगे, बट जो भी जूलॉजी या इससे रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ठीक है, अब सही दिख रहा है। चलो फिर अब हम और नीचे जाएंगे। तो अब कंटेंट्स वगैरह आ गई, वो की हाइलाइट्स थे। ठीक ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे, एक एक चीज रिव्यू करेंगे क्या क्या है हमारे लिए नया। तो यार ये इंट्रोडक्शन है। तो आप बेसिकली जानते ही हो, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट जो है वो 7 आईआईटीज एंड आईएससी बैंगलोर, मतलब ये जो 8 इंस्टीट्यूट है यही कंडक्ट कराते हैं, जो बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की और आईआईसी बैंगलोर, यही 8 इंस्टीट्यूट गेट ऑर्गेनाइज कराते हैं और कोई नहीं कराता है। ठीक है, और ये सब अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल दैट। तो अभी जस्ट इसका नाम चेंज हुआ है, बाय द वे आपको न्यूज पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज था, एचआरडी, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। तो बहुत अच्छी पहल है, और जो चेंजेस किए हैं उन्होंने वो भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद आपको मैंडेट, ये एग्जाम मैंडेटरी है अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है या कोई भी डॉक्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो ये एग्जाम बहुत ही मैंडेटरी है। और इसके बिना आपको इंडिया में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड यानी एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उसमें इसके बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे हो गए, एसआरएम हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, वहां पे आप अलग से एग्जाम दे सकते हो। बट एआईसीटी अप्रूव्ड कोई भी इंस्टीट्यूट है या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो ये नहीं मिलेगा विदाउट गेट एडमिशन आपको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, चूज कर सकते हैं, बट इसका जो कॉम्बिनेशन है 2 सब्जेक्ट्स का वो टेबल 4.2a में दिया है, और वो टेबल हम रिव्यू करने वाले हैं लेटर इन दिस वीडियो। अब ये सब हमने देख लिया है कि फरवरी का फर्स्ट वीकेंड और सेकेंड वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 6 दिन एग्जाम है। 6 दिन में 12 सेशंस होंगे, एक सुबह और एक दोपहर को। और उसके बाद आगे ये जोनल ऑफिसेज वगैरह दिए हुए हैं, ये कुछ ज्यादा काम का आता नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। तो जनरली 12,400 रुपये मिलता है स्कॉलरशिप गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को। अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो आप इंडिया में कोई भी एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको मिलेगा ये 12,400, बट गेट क्वालिफाई होना मस्ट है।
तो ओके। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट मींस प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड हो सकता है, बट प्राइवेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अलग ही फंडा है, एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, या फिर आपका बिट्स पिलानी हो गया, ये सब इंस्टीट्यूट, अगर वहां पे आपको गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप नहीं देगी, वहां पे आपको या तो रेस्पेक्टिव कॉलेज वाले स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं दे रहे हैं तो यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि वो गेट के स्कोर पे एडमिशन लेते भी नहीं है, उनका अलग एग्जाम चलता है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वो ले सकते हैं। अब देखो, इसमें ये बोला गया है कि अगर आपका गेट क्रैक हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाए, ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग अपना एक पैटर्न होता है, तो जनरली कॉलेजेस का नहीं होता है, आईआईटीज का ही ये सब लोचा होता है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही स्टैंडर्ड के रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो अपना टेस्ट इंटरव्यू एक कराते हैं, गेट कैंडिडेट्स जो गेट एक्चुअली क्रैक कर लिए हैं, जो बहुत ही हाई हाई मार्क्स वाले हैं, उनको बुलाते हैं और उनका टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं। तो लेकिन उसमें बताया गया है यहाँ पे ऑलरेडी कि मिनिमम 70% वेटेज उनको गेट को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इवन इफ आप अपना टेस्ट इंटरव्यू ले रहे हो आफ्टर गेट एग्जामिनेशन, तो भी आपको 70% वेटेज गेट को देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ किस लिए, जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो ये अपना टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं, उनमें उनको छूट दी गई है। कोई भी कॉलेज, अपना सड़ा हुआ गांव का भी कॉलेज भी अपना एक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकता है, बट उसको 70% वेटेज देना पड़ेगा गेट को, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं और क्या, यस, ये तो हो गया स्कॉलरशिप की बात जो हमें मिलती है गेट क्रैक होने के बाद। तो उसके बाद इसमें और है पीएसयूज भी, बहुत सारे पीएसयूज, यहाँ पूरे पीएसयूज के नाम दिए गए हैं, मतलब इससे अच्छा लिस्टिंग क्या होगा, आपको यहीं से सारे पीएसयूज के नाम मिल जा रहे हैं ऑलमोस्ट। भेल, गेल, एचएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, ओएनजीसी, पावर ग्रिड वगैरह सब यहाँ पे लिस्टेड है। ये सब पीएसयूज अगेन गेट के थ्रू ही ले रहे हैं, बट इसमें भी अपना इंटरव्यू एंड ऑल दैट कंडक्ट कराते हैं। बहुत बार मैंने सुना है नहीं भी कराते हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं, बहुत बार सुना है कि कुछ कराते हैं। तो ये अलग अलग साल का अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो प्लीज इनके नोटिफिकेशन जब भी आए नेशनल न्यूज़पेपर्स या वेबसाइट वगैरह पे आप देख ही लो, तो आप अच्छे से पढ़ो और समझो उनकी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और इसमें आप अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप ए लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि सीनियर फील्ड ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में आप काम कर सकते हो, मतलब क्या मजेदार जॉब होगी, सोचो यार, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एकदम पागल है, सीधा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, मतलब सीधा आप बड़े लोग यार, बड़े लोग बन जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे गेट क्वालिफिकेशन डज नॉट अश्योर अ पीएसयू जॉब एज दैट डिपेंड्स अपॉन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। तो ये कोई भी ऐसा कोई गारंटी नहीं आपको मिलेगा, बट ये पीएसयू गेट के स्कोर पे ले रहे हैं, उसको तवज्जो दे रहे हैं, उसके आगे उनका अपना इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब पॉइंट्स तो ऑलरेडी कवर्ड हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, यस, इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये जो गेट ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो वेबसाइट, मतलब आप फॉर्म भरना 14 सितंबर से चालू करोगे आसान भाषा में, और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 30 सितंबर, मतलब आपको कोई भी लेट फाइन वगैरह नहीं देना है, तो ये 15 दिन के अंदर रजिस्टर कर लो, ठीक है, रजिस्टर कर लो। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया है तो ये लेट फी के देके एक 7 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, 7 अक्टूबर तक। और अगर आपने गलती से कैटेगरी गलत दे दिया है, या आप एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना चाहते हो, अभी तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बिकॉज कोविड सिचुएशंस रिलैक्स होंगे तो आप में भी दूसरे सिटी चले जाओगे, तो आप 13 नवंबर तक ये कर सकते हो। एक एडिशनल फी लगेगा, आई थिंक 500 रुपए लगता है, दोनों लेट फी नीचे है, हम देखेंगे। एडमिट कार्ड 8 जनवरी को आ जाएगा, और ये तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये तो 6 दिन का है ही। अब एग्जामिनेशन टाइम देखो, 9 से 12 सुबह और 3 से 6 शाम। तो पहले 9 से 12 और 2 से 5 था, अभी 3 से 6 क्यों किया है? क्योंकि यार अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्यों किया होगा, क्योंकि अब आपको 2 पेपर देने अलाउड है। सपोज आपने सुबह में इसी का पेपर दिया 9 बजे, और आपको सेकंड सेट में ही बोल दिया कि आप इसका पेपर दो, सपोज इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर दो,
तो आप 2 घंटे आपके लिए थोड़े, क्योंकि सेंटर अलग हो सकता है, इन्होंने लिखा है नीचे, हम देखेंगे कि सेम सिटी में रहेगा बट सेंटर अलग हो सकता है, तो आपका लंच टाइम फिर कम्यूट टाइम वो सब मिला के इसलिए वो 3 घंटे का गैप दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सोचा उन्होंने, थैंक यू। और 22 मार्च को अपना रिजल्ट आ जाएगा, तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो मतलब सही है, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 8 दिन या 5 वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट्स आर utmost प्रायोरिटी, थैंक यू सर। ड्यू टू द करेंट कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, डेट्स मेंशन हियर आर सब्जेक्ट टू चेंज, बिल्कुल चेंज करना ही चाहिए अगर कोविड-19 है तो। In rare cases, it may be necessary to postpone the GATE 2021 examination because of situations beyond the control of GATE committee. Okay, sure. So all updates will be available on the वेबसाइट, ठीक है। तो हम देखते रहेंगे, हमें देखते रहना है वेबसाइट कुछ नया नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। आई थिंक नवंबर वगैरह में हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन का क्या सिचुएशन है, बट अभी तो फॉर्म भर के रखो। 14 सितंबर को, मतलब ये वीडियो मैं 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हाँ मतलब है अभी 15-16 दिन है। अब इसमें देखो, एग्जामिनेशन में ये फिजिकल कैलकुलेटर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, जो लोग जानते हैं वो सही बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो फिजिकल कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, वहाँ वर्चुअल कैलकुलेटर्स रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वो यूज करिए आप। कोई भी पेन पेंसिल बॉक्स पाउच वॉचेस कुछ भी नहीं ले जा सकते, घड़ी वड़ी भी नहीं ले जा सकते। आपके कंप्यूटर पे सामने टाइमर चल रहा है, एकदम दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं आपको, और अब कौन सा घड़ी चाहिए यार। तो ये सब कुछ भी खाली हाथ जाओ, दिमाग लेके जाओ, पेन पेपर सब पेंसिल वही देंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कोई भी भैया लग रहा है कि ये गेट वाले बहुत ही मतलब घटिया चीजें कुछ तो कर रहे हैं, डिस्प्यूट हो गया है, कुछ तो आपके साथ धोखा हो गया है, गेट वाले आपकी सुन नहीं रहे, तो सीधा हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे जाओ, वहीं पे आपकी सुनवाई होगी, और कोई दूसरे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे ले रहा है एग्जाम, तो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे जाओ, वहां पे सब सुनवाई होगी, ठीक है। ये सब तो हो गया। और नीचे क्या है, प्री एग्जाम रिलेटेड, तो थर्ड ईयर या हायर ईयर्स में है तो वो दे सकते हैं, ये हमने पहले ही देखा है। और हाँ, इफ अ कैंडिडेट इज परस्यूइंग एनी हायर डिग्री और ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ डिग्री हायर देन द मेंशन्ड, द कैंडिडेट विल बी अलाउड। सो अगर आपके पास एमटेक डॉक्टरेट ये भी डिग्रीज है तो भी आप गेट दे सकते हो, तो उसमें कोई भी ये नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री है, तो बैचलर डिग्री का इन्होंने डिफिनेशन क्या दिया है, ये देखो, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का डिफिनेशन देखो क्या है। अगर आपने 10+2 किया है तो 4 साल का होना चाहिए, अगर आपने बीएससी किया है तो 3 साल का होना चाहिए, या डिप्लोमा किया है तो 3 साल का होना चाहिए। तो अब समझ में आया, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो वो भी उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो करेंटली जो थर्ड ईयर में भी है या हायर ग्रेड में थर्ड ईयर या उससे ऊपर, वो दे सकते हैं। बी आर्क वगैरह के लिए भी सेम है, तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। बट जो भी लोग स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हैं, जो ये सब डी डी फार्मा या बीएससी एमबीबीएस में भी ले रहे हैं, वाह यार, एमबीबीएस वालों को भी ले रहे हैं, सही है। मतलब अभी गेट आप ये नहीं बोल सकते इंजीनियरिंग एग्जाम है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ले रहे हैं यार, मतलब आर्ट्स हो गया, साइंस में मैथ्स बायोलॉजी जूलॉजी सब ले रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, वेरी गुड यार। तो उसके बाद एमई एम टेक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से आपने एमई एम टेक किया है या डुअल डिग्री प्रोग्राम किया है, तो वो भी एलिजिबल है, तो उसमें भी दिया हुआ है कितने इयर्स का प्रोग्राम है या आप कौन से ईयर में होंगे, तो ये सभी चीजें दिए हुए हैं। या इंटरनेशनली आपने एमएससी बीएस, तो कुछ भी उन्होंने मिसिंग पॉइंट नहीं छोड़ा है, तो ये आप पेज नंबर 8 पे जाके पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब गेट 2021 के पेपर्स कितने हैं, अब देखो, ये इतने पेपर्स हैं, तो इसमें अपने काम का सिविल इंजीनियरिंग सीई, कंप्यूटर साइंसेज या ईसी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दर्शकों के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो वो भी मैं सॉल्व करूंगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, फिजिक्स, फिजिक्स पे क्यों टिक लगाई ये मैं आगे बताने वाला हूँ। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है एमए, ये भी अपने काम का है, देखते हैं आगे क्या है इसमें। और ये सी वाई केमिस्ट्री वगैरह, तो ये ऐसे 27 के कोड्स दिए हुए हैं, तो हम एक दो कोड को ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो हमारे काम का है, ठीक है। अब ये जो पेपर्स हैं,
एक्सी के पेपर्स, एक्सएच के पेपर, तो एक्सी एक्सएच मतलब हो गया हमारे इंजीनियरिंग साइंसेस के या ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के। तो ये सब पेपर में क्या, और एक्सेल क्या है, लाइफ साइंसेस के। तो ये सब पेपर में क्या होता है कि इसमें मैथ्स कंपलसरी है 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथ्स, क्योंकि ये इंजीनियरिंग साइंसेज है और इसमें से कोई भी दो ऑप्शन ले सकते हैं, या फ्लूइड मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंसेज है, सॉलिड मैकेनिक्स है, तो ये अलग अलग कोई भी दो ऑप्शनल सेक्शन आप ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लाइफ साइंसेज में है तो लाइफ साइंसेज आई थिंक ये है, ये आपका ये एक ये क्या है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, ठीक है। तो ये आर्ट्स का बेसिकली सब्जेक्ट है, तो इसमें आप कोई भी एक ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब यार सभी लोगों के लिए है। मतलब इनका देखो रेंज कितना बड़ा है, गेट एग्जामिनेशन का रेंज बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया, और धीरे धीरे वो ऐड कर ही जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए इसको मैंने थोड़ा अलग कलर से किया है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन पेपर या पेपर्स अप्रोप्रिएट टू देयर डिसिप्लिन इन देयर क्वालिफाइंग डिग्री। हाउएवर कैंडिडेट्स आर फ्री टू चूज anyone or allowed set of two papers of the GATE 2021 examination as per their एडमिशन और एम्प्लॉयमेंट प्लान। तो यार मुझे जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ना कि भैया मैं ईई में हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ, मुझे वीएलएसआई करना है, तो यार इसी का पेपर दे दो ना, ठीक है, सिंपल है, इसी का पेपर दो, वीएलएसआई में एडमिशन ले लो एमटेक में। बट इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको जो भी ईसी का पेपर दोगे तो आप ईई का पेपर नहीं दे पाओगे, इलेक्ट्रिकल का पेपर नहीं दे पाओगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर दो पेपर है ना, तो मैं ईसी और ईई का दे दूंगा, दो पेपर अलाउड है। तो हम देखेंगे नीचे टेबल में कौन से पेपर्स अलाउड हैं। अनफॉर्चुनेटली ईई वाले ईसी का पेपर यानी इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर नहीं दे सकते हैं आपको। अगर आपने इलेक्ट्रिकल का पेपर चूज किया है तो आपको इलेक्ट्रिकल का ही पेपर देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आप नहीं दे सकते हैं। और अदर सेट क्या है वो हम देखेंगे। बट अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो तो आप डायरेक्टली अपना पेपर छोड़ के ईसी का पेपर दे सकते, आप कोई भी पेपर, आप सीएस का पेपर दे सकते हो, आप मैकेनिकल का पेपर दे सकते हो, आप कोई भी पेपर दे सकते हो, उसमें कोई भी बंदिश नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप तैयारी करो, कोई भी ब्रांच की तैयारी करो, बस उनको इससे मतलब है। बट आपको अपना ब्रांच छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप एक ही साथ ईई और ईसी का पेपर नहीं दे सकते हो, या तो आप ईई का दे सकते हो या ईसी का दे। आई थिंक आई मेड दिस क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अलाउड सेट ऑफ पेपर्स क्या है, ठीक है। तो अगर आप सीएस में हो तो आप सीएस का पेपर तो दे ही सकते हो, साथ साथ मैथमेटिक्स का भी पेपर दे सकते हो, आप इसके अलावा और किसी का पेपर नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री, ठीक है केमिस्ट्री जाने दो। अगर आप ईसी के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जनरली सोचते हैं सीएस में जाएं, ठीक है। बट सॉरी यार, आप सीएस का पेपर नहीं दे सकते, आप या तो इंस्ट्रूमेंटेशन का दे सकते हो या फिजिक्स का दे सकते हो, ठीक है। तो यही आपके लिए अलाउड सेट ऑफ पेपर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सीएस का पेपर देना चाहते हैं तो वो सीएस का पेपर दे सकते हैं, बट फिर ईसी का पेपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर अगेन ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अपने पेपर दे सकते हैं और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी दे सकते हैं, तो बोथ ईसी एंड ईई इंस्ट्रूमेंटेशन दे सकते हैं एक एज अ ऑप्शनल पेपर। बट उसके लिए आपको फॉर्म में पहले से बताना पड़ेगा और उसके लिए एक्स्ट्रा फी है, 1500 फी है, तो आपको 3000 रुपए लगेंगे, दो पेपर आप दे रहे हो। बट ईई वाले ईई के साथ ईसी नहीं दे सकते, अगर आपको ईसी का पेपर देना है तो आपको अपना पेपर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ईई का पेपर आप फिर नहीं दे पाओगे। तो ये आप सोच लो, अच्छे से प्लान करो कि आप फिर ईई का पेपर नहीं दे पाओगे, सिर्फ ईसी का पेपर दे पाओगे। तो हम देखेंगे आगे और क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं। मैं इस पे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो मैं चाहता हूँ ये सॉल्व हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ये इंजीनियरिंग साइंसेस का पेपर दे सकते हैं कि उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड, मटेरियल साइंसेस ये सब आते हैं, तो इसलिए उनको ये पेपर देने बोला है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इसी का पेपर दे सकते हैं, ई का पेपर, तो यार मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की तो बल्ले बल्ले है, वो ईसी या ईई या दोनों में से किसी का भी पेपर दे सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए तो मतलब ईसी एक खुला द्वार हो गया है, आराम से वो एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि दोनों पेपर्स दे सकते हैं। और हम नीचे देखेंगे सिलेबस भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, 85% सिलेबस सेम है, ठीक है। फिजिक्स वाले भी ईसी वगैरह का पेपर दे सकते हैं, इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं ये डिस्कस करने वाला था कि अगर आप सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं और अगर आपको वीएलएसआई वगैरह में जाना है तो आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट
ईई वालों को भी अलाउ करते हैं, जैसे आईआईटी के मैंने देखे हैं उसमें वीएलएसआई वगैरह के ब्रांचेस के लिए ईई वालों को भी अलाउ करते हैं, तो उनके भी मेरिट स्कोर पे आप जा सकते हो। बट मैंने सिर्फ आईआईटी बॉम्बे का देखा है, हर एक आईआईटी का नहीं देखा है। तो आप प्लीज क्या करो, हर एक जो आईआईटी एनआईटी है उनका जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, वीएलएसआई ब्रांच का या कोई भी एम्बेडेड ब्रांच का है, जो भी आपको ब्रांच में इंटरेस्ट है, वहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो कि वो ईई वालों को गेट में ले रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ ईसी वालों को ले रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ ईसी वालों को ले रहे हैं तो आपको ईसी का पेपर देना पड़ेगा, अगर वो ईई वालों को भी ले रहे हैं तो ईई का पेपर दे दो, तो फिर तो क्या कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह से आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी गेट की तरफ से तो पूरी छूट है, आप कोई भी पेपर दो, गेट वालों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कौन से स्टूडेंट हो, कौन सा पेपर दे रहे हो, आप कोई कोई मतलब नहीं है। तो इवन आई थिंक 2017 या 16 में एक बंदा तो मैकेनिकल का था और उसने सीएस का पेपर देके AIR 1 लाया था, ठीक है। तो उसमें पूरी छूट है आपको। तो आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, एक एक आईआईटी का जाके देखो एडमिशन क्राइटेरिया क्या है हर एक ब्रांच का, तो आपको थोड़ी चीजें और समझ में आने लगेंगी। बट एज फार एज गेट कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। और ये सब है जोन्स हैं, कौन से आईआईटी में कौन से जोन्स आते हैं, तो अपना स्टेट देख लेना। बट जान के क्या करोगे, कोई ऐसा खास इनका जरूरत है नहीं, पड़ता नहीं है। ये फीस है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 50% ऑफर है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी 50% ऑफर है, और बाकी सारे कैंडिडेट्स 1500 में है। अगर आप फॉरेन सेंटर्स में देना चाहते हो एग्जाम्स, तो $50 है। ये ढाका, कोलंबो, काठमांडू, एडिस अबाडा, जो कि आई थिंक यूथोपिया में है। और अगर आप दुबई, सिंगापुर, तो यार महंगी जगह है यार, तो यहाँ थोड़ा आपको जेब और ढीली करनी पड़ेगी। तो यार इसमें एक बता दूं, तो फॉरेन सेंटर्स का क्या लोचा है, लोचा मीन्स क्या है सिनेरियो की, अगर आप इंडियन हो और फॉरेन में एग्जाम देना चाहते हो, सपोज आप घूमने गए हो, आई डोंट नो क्यों कोई घूमने जाएगा, बट स्टिल अगर आप फॉरेन में, अगर आप इंडियन हो, आप यहां से दुबई जाके पेपर दे सकते हो, लेकिन आपको फी $100 का भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई फॉरेनर है वो भी वहां पेपर दे रहा है, तो उसको $100 देना पड़ेगा। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए भी ये अलाउड है गेट एग्जामिनेशन। बट अगर कोई फॉरेनर इंडिया के पेपर दे रहा है, तो उसको फिर 1500 ही देने हैं। मतलब ये जो पैसे हैं ना, वो प्लेस के अनुसार से हैं, आपके नेशनैलिटी के अनुसार से नहीं। कोई भी बंदा फॉरेन में दे रहा है या इंडिया में दे रहा है, बस उसके अनुसार से ये रेट्स हैं। अगर वो इंडिया में दे रहा है तो 1500 रुपए, चाहे कोई भी हो। अगर फॉरेन में दे रहा है तो ये रेट्स हैं, चाहे कोई भी हो। तो आई थिंक ये सिंपल है। बाकी ये सब है कि कैसे आपको फोटो वोटो अपलोड करना है, पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करना है, आई थिंक इंजीनियर्स हो यार, ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह के बारे में है, तो ये आधार कार्ड वगैरह तो सबके पास होता ही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मे बी रिलेटेबल ना हो, बट मैं स्टिल ये डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि आपको भी जागरूकता बढ़े कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो कितना कुछ कर रही है, कितना कुछ सोच रही है। हम सिर्फ हमें पता नहीं चलता है, बट इसमें आप पढ़ सकते हो कि अगर कोई भी कैंडिडेट विथ डिसेबिलिटी है, अगर उनको डिसेबिलिटी है या डिसलेक्सिया वगैरह है, जो कि हमें पता है तारे जमीन पर देख के अभी सबको पता है डिसलेक्सिया वगैरह क्या होता है, तो वो अपना स्क्राइब अरेंज कर सकते हैं। स्क्राइब मतलब क्या, जो आपके स्थान पे लिखता है, जो आपकी जगह पे लिखता है पेपर, तो वो या तो अपना स्क्राइब ला सकते हैं, या फिर गेट वालों को बोल सकते हैं भैया हमारे लिए एक स्क्राइब अरेंज कर दो, ठीक है। तो ये बहुत सही है। तो अगर अपना स्क्राइब ला रहे हैं, तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी क्वालिफिकेशन से एक नीचे है, ठीक है। तो मतलब अगर बीटेक वीटेक में हो तो वो 12th में होने चाहिए। यार 12th वालों की भी मैथ्स यार ठीक ठाक ही रहती है यार, हेल्प तो कर सकते हैं, और एप्टीट्यूड भी है तो एप्टीट्यूड में भी हेल्प कर सकते हैं। बट स्टिल उनको जरूरत है लिटरली, तो बहुत सही है। नो ऑनोरिनियम विल बी पेड, मतलब उनको कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स गेट के थ्रू। बट अगर आपने बोला है कि गेट को अरेंज करना है, तो गेट वाले मेक श्योर करेंगे कि आप जब सेंटर में जाओ तो आपको एक मिले स्क्राइब। तो आपको वो पहले से बताना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम की मुझे स्क्राइब की जरूरत है, गेट वाले अरेंज करके दो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गेट वाले आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे, गेट वाले उनको पैसे देके आपके लिए बिठाएंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी मैट्रिकुलेशन या 10th पास तो रहेगी ही। तो और उसमें भी उनको क्या, बस माउस से क्लिक वगैरह करना है। व्हील चेयर वगैरह भी आप ला सकते हैं, बट आपको पहले से बताना पड़ेगा।
और उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ना वो एक दिन पहले एग्जाम सेंटर जाके देख भी सकते हैं कि उन क्या मतलब फेमिलियर होने के लिए कि क्या क्या अरेंजमेंट्स है, क्या वो कहाँ पे बैठ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए सुविधा है सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए। हाँ, तुम उठ के मत चले जाना कि हमको एग्जाम सेंटर देखना है, तुम्हें अलाउड नहीं है। तो ये सब है। और बाकी आप मैग्नीफाई वगैरह भी करके देख सकते हैं वो लोग, तो वो सभी चीजों के बारे में बताया है ताकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनको एक कंपेंसेशन टाइम मिलता है 1 घंटे का। अगर आप डिसलेक्सिया वगैरह के शिकार हैं तो वो डिसलेक्सिक कैंडिडेट्स को 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि उनकी स्पीड वगैरह स्लो हो जाती है या स्क्राइब के साथ रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि नहीं हमें स्क्राइब की जरूरत नहीं है बट हमारी राइटिंग स्लो है, ठीक है, तो उनको भी अकेले रहेंगे वो, लेकिन उनको भी प्रॉपर सर्टिफिकेट दिखा के या फॉर्म भरते टाइम में अगर वो बताएंगे तो उनको भी 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन वो फॉर्म में ही आपको बताना पड़ेगा, ऑन स्पॉट रिक्वेस्ट फॉर एनी कंपनसेटरी टाइम विल नॉट बी एंटरटेन। तो आपको फॉर्म भरते टाइम ये ध्यान, तो मैं बस ये इसलिए डिस्कस, बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं है बट मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता चले कि बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फी वगैरह में अगर आपको कंसेशन चाहिए तो ये 40% आपको इम्पेयरमेंट दिखाना पड़ेगा, कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी हो। उसके बाद ये सब तो है, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह लोड कैसे किया जाता है ये सब देख लो, ऐसे ऐसे इमेजेस मास्क वगैरह डाल के मत डाल देना यार। उसके बाद आपके साइन वगैरह कैसे डालने हैं ये सब आप देख लेना। फी पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है, वॉलेट वगैरह ऐड किया, हमारे जमाने में तो नहीं था यार। तो फी पेमेंट के लिए सही है बट यार नेट बैंकिंग ही सस्ता है, 10-12 रुपए लगते हैं एसबीआई से, बाकी सब में तो यार आपको कितना लगेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मे बी वॉलेट यूपीआई वगैरह से ना लगे बट एसबीआई उस टाइम सस्ता था, डेबिट कार्ड से तो बहुत महंगा पड़ता था। तो ये सब है। और उसके बाद एग्जामिनेशन ड्यूरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि आपको 30 मिनट बाद आपको घुसने नहीं देंगे, ठीक है। तो मतलब अगर 9 बजे पेपर है तो 9:30 बजे के बाद आपको घुसने नहीं देंगे, तो भैया चले जाना 9 बजे, 9 9:30 से पहले तो चले ही जाना, नहीं तो घुसने नहीं देंगे। होता है यार, कोई भी जानबूझ के लेट नहीं होता है, नए शहर में जाते हैं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो होता है, ट्रेन वगैरह लेट हो गई। अब हम बात करते हैं बेसिकली एग्जाम के बारे में, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको क्या क्या निगेटिव मार्किंग स्कीम क्या है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू है तो 1/3 मार्क डिडक्ट होगा, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1/3 डिडक्ट होगा गलत आंसर पे, और 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2/3 डिडक्ट होगा। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं तो उसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस हैं वो आउट ऑफ विच वन और मोर देन वन चॉइसेस आर करेक्ट, तो ऑफ कोर्स निगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं। अगेन नेट वाले जो है उसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है बट उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट पढ़ो, फॉर सम नेट टाइप प्रॉब्लम्स एंड appropriate range will be considered while evaluating these questions so that the candidate is not unduly penalized due to the usual round of error। मतलब वो अगर आपका आंसर 6 है ना तो वो 5.9 से लेके 6.1 तक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये राउंड ऑफ करके वो रेंज में अगर आंसर है तो वो करेक्ट मानते हैं, ताकि आप 6.35 को 6.4 लिख रहे हो तो वो राउंड ऑफ एरर्स के कारण कुछ गलत ना हो। बट उन्होंने ये एडवाइस किया है कि राउंडिंग ऑफ एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन एंड नॉट इन बिटवीन। मतलब अगर आपको 6.45 और 6.46 एड अप करना है तो 6.5 और 6.5 एड अप मत करना, पहले ऐड कर लेना उसके बाद राउंड ऑफ करना। और इट इज बेटर टू गिव नेट आंसर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 6.325 या 6.300 इस तरह के आंसर्स देना तो बेटर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्लेरिफिकेशन, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपको बता ही दिया है। डिजाइन ऑफ क्वेश्चंस रिकॉल टाइप का है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है, ये सब दिया हुआ है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस टाइप का है। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम में देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क में जनरल एप्टीट्यूड में हम जैसे कि मैंने बताया 5 क्वेश्चन 1 मार्क का, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का। उसके बाद अब हम नीचे जाते हैं और पोस्ट एग्जामिनेशन गेट स्कोर वगैरह, तो यार ये जो कैलकुलेशन है ना ये बहुत डिफिकल्ट है, तो ये इसके लिए अगर आपको एक गेट स्कोर का कैलकुलेशन चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, बट इसमें आपके जो फैक्टर्स हैं वो मैं बता देता हूं। आपका जो सेशन है उसमें टॉपर को कितना आया है, उसमें कितने लोगों ने क्रैक किया है, उसमें कितने लोगों को मार्क्स आए, आपके सेशन का, आपके डे का, आपके पूरे बैच का, ये सारी चीजें मिला के ये वेटेज तैयार होता है।
तो ये हम देखेंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो। और गेट गेट स्कोर कार्ड्स कैन बी डाउनलोडेड बाय गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तभी आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। 22 मार्च को रिजल्ट आ रहा है, आई थिंक ये क्लियर है। हाँ, अगर आपको गेट स्कोर कार्ड चाहिए तो 26 मार्च से लेके 31 मई 2021 तक फ्री में डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको पैसे लगेंगे 500 रुपए। तो उसके बाद आप 31 दिसंबर तक, 31 मई से 31 दिसंबर 2021 तक 500 रुपए में डाउनलोड कर सकते हो। तो यार बिना स्कोर कार्ड के एडमिशन कैसे लोगे? तो स्कोर कार्ड तो आप कर ही लोगे डाउनलोड, तो 31 मई से पहले कर लेना, फ्री में क्यों 500 रुपए देना है। और 1 जनवरी 2022 से तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा भी नहीं, तो भैया आप कर लेना, ठीक है। अगले साल भी थर्ड ईयर वालों के लिए खास के भूल मत जाना एग्जाम दे के, भूल मत जाना एग्जाम दे के कर लेना स्कोर कार्ड डाउनलोड, याद रखना, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर काम आए। अब इंटरनेशनल सेंटर्स के बारे में है तो ये सब तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स वन कैन अपीयर फॉर गेट? नो। आप 10 बार 15 बार आप हर साल गेट एग्जाम दे सकते हो, जस्ट फॉर चेकिंग, आपको फन मजा आता है या जो भी पैसे ज्यादा हो गए हो तो। कैन आई अपीयर इन एनी ऑफ द गेट 2021 पेपर? द कैंडिडेट्स इज फ्री टू चूज एनी अदर पेपर ऑफ गेट 2021। तो फ्री है, आप कोई भी पेपर चूज करो अपना, अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर इट इज बेटर टू चूज अ पेपर इन लाइन विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे विश टू सीक एडमिशन और जॉब। तो भैया आपको जहां एडमिशन लेना है ना, या जो भी आपका ड्रीम कंपनी है, पीएसयू है, जॉब है, तो उसका आप देखो क्या क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग पेपर चूज करो। गेट वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें भी फी भरने में भी एक्सटेंशन पीरियड है 1 अक्टूबर का, बट यार क्यों लेट करना है, भर देना यार। ये सब तो हो गया है, क्लियर है आई थिंक ये सब। आ, अब आई थिंक कुछ ज्यादा है नहीं, मैं देखता हूँ मैंने मार्क वगैरह किया है जो भी मुझे डिस्कस करना था। अगर कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं अपने अपेंडिक्सेस पे। तो इसमें अपेंडिक्स में दिया हुआ है कि एस सी एस टी सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए उनको, या पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया के लिए क्या क्या चाहिए उनको, डिसलेक्सिया वगैरह के लिए। और कोड ऑफ कंडक्ट है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में कैरिंग मोबाइल फोन्स इवन इन द स्विच ऑफ मोड, तो मोबाइल फोन्स मत रखना, स्विच ऑफ मोड में भी मत रखना, बस बाहर ही रखना, ठीक है। स्क्रिबल पैड विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट, ठीक है। तो स्क्रिबल पैड मिलेगा आपको, अगर एक और चाहिए तो वो भी मिलेगा, बट पुराना वाला लौटाना पड़ेगा, स्क्रिबल पैड वापस लौटाना पड़ता है उनको। तो ये सब है। अब सिलेबस कंटेंट देखते हैं, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में ये जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं हम। जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास वर्बल एप्टीट्यूड आता है, क्वांटिटेटिव आता है, एनालिटिकल आता है। तो वर्बल में इंग्लिश ग्रामर वगैरह आता है यार, क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स समझ लो, आर एस अग्रवाल का मैथ्स। एनालिटिकल में क्या होता है, डिडक्शन एंड इंडक्शन। तो डिडक्शन में क्या होता है, वो एक स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, और आई थिंक डिडक्शन इंडक्शन में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, बट दोनों में बेसिकली होता क्या है कि वो एक ऐसे स्टोरी देते हैं या फिर एक ऐसे 5-6 लाइन लिखते हैं और उसमें से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है। वो एक टाइप का हो गया, या तो वो डिडक्शन होता है या इंडक्शन होता है, आई एम नॉट श्योर। और दूसरा टाइप कैसा होता है, उसमें आपको वो पहले ही कंक्लूजन दे देते हैं और उसमें एक आपको जनरलाइज फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये स्पेशल एप्टीट्यूड जिसमें आपको मिरर इमेज, ये सब 2D 3D, एक क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूबॉइड भर सकते हैं, काइंड ऑफ वाले क्वेश्चन। तो ये सब एग्जांपल्स हैं उसके, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये सब बार ग्राफ वगैरह है, ठीक है। और ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। एनालिटिकल तो ये डिडक्शन इंडक्शन वाला है। देखो यहाँ पे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, कंक्लूजन निकालने की कोशिश की गई है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टाइप का कंक्लूजन है, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो ट्रू है, तो उसके अनुसार से आपको फिर जनरलाइज चीजें बतानी पड़ेगी कि सम स्टूडेंट्स थे या क्या था, बताओ जनरलाइज चीजें। तो ये दोनों इंडक्शन एंड डिडक्शन का फॉर्म आता है। ये स्पेशल वाला देखो ऐसे बने हुए हैं, आपका सरफेस एरिया वगैरह निकालना है। तो ये सब आपको मिला। अब इसी का हम जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं। तो यार ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर वगैरह सब है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सब है।
और ये तो आपको M1 M2 M3 में हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क, तो नेटवर्क में नोडल, मेश एनालिसिस, थेवेनिन्स, नॉर्टन, ये सब तो है ही, फेजर डायग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये देखो RL, RC, RLC, ये सब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, याद है ना। इंडक्टर, कैपेसिटर, RC सर्किट्स तो हमने अच्छे से पढ़ा है। तो यार ये वीडियोस देख सकते हो, मैंने भी बनाए हैं इस पे, ठीक है। तो गेट में आते हैं मेरी वाली भी चीजें, सही है। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क खत्म हो गया। यार पहले ना, बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब 4-5 साल पहले, नेटवर्क अलग होता था, सिस्टम एंड सिग्नल एंड सिस्टम अलग होता था, बट अब दोनों कंबाइन कर दिया है। कोई बात नहीं, सेम ही चीज है। अब यहाँ पे देखो, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर DTFT, DFT, जेट ट्रांसफॉर्म। तो यार ये एक चीज देखो, मैं जब बीटेक में था ना, तो मुझे पता था एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है और एक जेड ट्रांसफॉर्म है, लेकिन मुझे पता नहीं था वो किस लिए यूज करते हैं। तो आप सिलेबस में देख सकते हो, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए जेड ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। तो यार मैं सिलेबस भी पढ़ लेता ना कम से कम अपनी यूनिवर्सिटी का, तो मुझे समझ में आ जाता। बट यार कहाँ पढ़ते हैं यार हम। तो यार आपको तो अभी समझ में आ गया ना, कंटिन्यूअस टाइम के लिए फूरियर, डिस्क्रीट टाइम के लिए जेड। तो सिलेबस भी पढ़ लो तो काफी कुछ क्लियर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो ये देखो, एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर्स, इक्विलिब्रियम, यार ये तो पूरा मैंने बताया अपने चैनल पे, पूरा पूरा बताया, ये पूरा है। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन, क्या नहीं बताया यार, ये पूरा तो बताया ही है मैंने। पॉइजन एंड कंटिन्यू, ये अब ये मत बोला ये नहीं बताया। पॉइजन इक्वेशन मैंने नाम नहीं लिया है, बट वो जो रो अपॉन एप्सिलॉन वाला है ना, वो सब पॉइजन इक्वेशन ही है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस, वो जो Na NaXP इज इक्वल टू NDXN वाले, वो सब कंटिन्यूटी इक्वेशंस के ही फॉर्म्स हैं। इतने डेप्थ में नहीं गया हूं इनके, बट यार बताया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको जानकारी तो रहेगी, आप जब खुद की तैयारी करोगे तो वो हेल्प करेगा आपको। तो ये वीडियोस देखो पूरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो आई थिंक बहुत कुछ कवर किया है मैंने। पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, जीनर डायोड नहीं बताया, जीनर ब्रेकडाउन बताया, और ये सब भी मैं कवर करने ही वाला हूँ, बाय द वे सारी चीजें ये कवर करने वाला हूँ, तो ये तो हो जाएगा। डायोड सर्किट्स में क्लिपिंग, क्लैंपिंग एंड रेक्टिफायर्स, बस इतना ही। इसमें बाकी वो लॉगरिदमिक वगैरह और भी बहुत सारे आते थे, डबलर वगैरह, मतलब डबलर बोल रहा हूँ, मल्टीप्लायर वगैरह भी आते थे, मतलब वोल्टेज मल्टीप्लायर वगैरह, वोल्टेज को डबल कर देता था वो सब। कोई सर्किट नहीं, बस सिंपल तीन ही है, सही है। इसमें भी देखो, एम्पलीफायर, समर्स, डिफरेंशिएटर्स, इंटीग्रेटर्स, मतलब इसमें लॉगरिदमिक वगैरह भी आता था, वो सब भी नहीं है। तो काफी कुछ कट डाउन किया है एक्चुअली इन्होंने। तो ये रीजन भी है, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं भी हूँ, तो यार कुछ वो सब इतना यूज नहीं होता है, लॉगरिदमिक ये वो, बेसिकली इतनी ही चीजें यूज होती है, एम्पलीफायर्स, डिफरेंशिएटर्स, इंटीग्रेटर्स तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक्टिव फिल्टर्स। तो यार चीजें कम है, बट आई थिंक क्वेश्चंस टफ आएंगे उसमें। मुझे ऐसा लगता है सिलेबस अगर कट डाउन हो रहा है थोड़ा, तो क्वेश्चंस थोड़े से और टफ आएंगे उस पे, क्योंकि वो काम के हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत काम के इंडस्ट्री लेवल टॉपिक्स हैं ये। डिजिटल सर्किट्स, अरे ये तो अपना चल ही रहा है यार, बाइनरी, इंटीजर, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, वही आपका फ्रैक्शनल वाला जो बताया था। कॉम्बिनेशनल बुलियन अलजेब्रा हम देखेंगे धीरे धीरे, ये सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्किट आ गया, डेटा कन्वर्टर्स आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका आ गया ये, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह। तो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह आ गया ये, ALU, डेटा पाथ कंट्रोल यूनिट। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम से, कंट्रोल सिस्टम में अभी तो नहीं चालू कर रहा हूँ, वो उसमें टाइम लगेगा, कंट्रोल सिस्टम के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ चालू करने के लिए। तो ये आपको पूरा बुक में, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होता ही है। कम्युनिकेशंस बहुत टफ है, कम्युनिकेशंस तो मतलब मुझे भी उतना नहीं आता था जब मैं बीटेक में था, या गेट में भी जब कर रहा था, तो कम्युनिकेशन मुझे बहुत कम आता था। तो इसके, और इसमें कॉलेज में भी ये सब कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, सिलेबस में रहता है बट अच्छे से तो बिल्कुल नहीं होता। और गेट लेवल ना कॉलेज लेवल का बहुत हाई है, कंट्रोल सिस्टम आप ना कॉलेज लेवल गेट लेवल थोड़ा बहुत मैच करता है, कम्युनिकेशंस का गेट लेवल तो पूरा ही ऊपर से चला जाता है। ईएमएफ, ईएमएफ अगेन बहुत ही थोड़ा सा टफ पार्ट आ जाता है इसमें, कॉलेज में भी टफ ही होता है, पेपर जैसे तैसे निकलते हैं लोगों के ईएमएफ वगैरह। तो ये देख लेना, ये भी मैं अभी नहीं चालू कर रहा हूँ अपने चैनल पे। जो बेसिक मेरा फोकस है वो डिजिटल, एनालॉग, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऊपर के ही सब्जेक्ट्स में है। तो ये आप अच्छे से तैयारी करना। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ये मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लिया है, तो ये बस मैं अभी देख रहा हूँ कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो मैथ्स तो पूरा सेम ही लग रहा है,
यहाँ पे भी पूरा सेम है, ये सब नेटवर्क ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में ये देखो, कैपेसिटेंस इन सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, बायो-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, बट आपको पढ़ाते तो हैं, ईसी में भी पढ़ाते ही हैं, और ये थोड़ा 12th में भी पढ़ाते हैं, ये सारे लॉस 12th में हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी इसी में पढ़ाते ही हैं। तो गेट के सिलेबस में नहीं है, बट ये पढ़ाते तो हैं कॉलेज में। सिग्नल एंड सिस्टम्स सेम ही है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स, ये इनका थोड़ा सा यार अलग चैप्टर आता है, ये बहुत डिफिकल्ट है और उनके मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ईई वाले को इसी में देना है तो इनको आसान पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम छोड़ना पड़ेगा, बट इनको यार कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, जो कि आई डोंट नो वो कैसे पढ़ेंगे। अगर आप इसी में पेपर दे रहे हो और आपको कम्युनिकेशन का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको तैयारी करने में बहुत मुश्किल होगी। ईएमएफ भी आप कर लोगे, क्योंकि ईई में थोड़ा सा ईएमएफ आता है, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, ये सब कर लोगे। बस कम्युनिकेशन एक पार्ट है जहां पे आपको दिक्कत आएगी ईई वालों को, अगर आप इसी के पेपर दे रहे हो तो ये हो गया। बट आपके दो पेपर कट डाउन हो जाएंगे डिफिकल्ट वाले, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स। और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम सेम है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट भी मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमको बीटेक में पढ़ाई करवाते हैं इसका। एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट तो यार हमारा ही है, बट स्टिल इसमें एक्टिव फिल्टर्स जो है, सैलन की, बटरवर्थ, ये सब हमारे सिलेबस में डायरेक्टली रिटन नहीं है। सैलन की तो हम, मुझे नहीं पता यार ये कौन सा फिल्टर है, आई डोंट नो, तो हमें नहीं पढ़ाया था। बटरवर्थ वगैरह है, वीसीओज वगैरह है, टाइमर्स वगैरह है, बट आई डोंट नो अबाउट दिस एक्टिव फिल्टर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का तो पूरा ही अलग आ जाता है। ये मैथ्स है, डिजिटल लॉजिक तो बहुत छोटा सा है। अब उनके बाद उनके सब्जेक्ट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सब आ जाता है। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम्स, थ्योरी ऑफ कंपटीशंस, कंपाइलर डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये इनका सिलेबस पूरा अलग ही है। तो अगर आपको किसी को भी सीएस का पेपर देना है, तो आपको पूरा अलग ही तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। मतलब 80% ऑफ द सिलेबस तो अलग है, बाकी मैथ्स और डिजिटल लॉजिक। तो ये ये हुई बात। अब इंस्ट्रूमेंटेशन का लिख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को दोनों ईई वाले और ईसी वाले दोनों दे सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले भी ईई या ईसी में से किसी एक का पेपर दे सकते हैं। तो मैथ्स तो सेम ही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में देखो, ईई के आसपास इसका पूरा सिलेबस जा रहा है, तो ये ई से रिलेटेबल है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मशीन्स, तो अगेन ये सब पूरा ईसी और ई दोनों में है, थोड़ा सा नेटवर्क भी है इसमें। बट ये थ्री फेज इंडक्टर मोटर्स वगैरह इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ाते तो हैं, बट इतना डीप में नहीं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स इतने डीप में नहीं पढ़ाते, बट थोड़ा बहुत था एक आध चैप्टर थ्री फेज के बारे में, बट आई एम नॉट श्योर, याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा। सिग्नल सिस्टम सेम है, कंट्रोल सिस्टम सेम है। पीआईडी कंट्रोलर्स वगैरह सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा हुआ तो नहीं दिखा, बट हमें भी पढ़ाते हैं पीआईडी कंट्रोलर्स वगैरह। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो यार, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारा ही सब्जेक्ट है, तो ये सब तो है ही। मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स भी हमें सिलेबस में नहीं है इसी में, बट हमें बीटेक में पढ़ाते हैं। तो इसमें विटस्टोन ब्रिज वगैरह, ये सब मैक्सवेल एंडरसन, ये सब तो उतना नहीं पढ़ाते हैं, बट पढ़ाते भी होंगे, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। बट मेजरमेंट्स पे चैप्टर तो है, बट मे भी इतना डीप में ना हो। क्यू मीटर वगैरह मुझे याद नहीं है, मुझे विटस्टोन ब्रिजेस वगैरह याद है, मल्टीमीटर वगैरह भी याद है, ऑसिलोस्कोप भी याद है। बट मे भी यार पांचवे छठे चैप्टर, एक आध चैप्टर तो हम छोड़ के ही जाते थे एग्जाम में। बट इसमें भी है 80% तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ाते हैं। सेंसर्स में भी बहुत सारी चीजें हमें पढ़ाते हैं, हॉल इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिव, कैपेसिटिव सेंसर्स, ये सब है, एक सब्जेक्ट है सेंसर्स पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट इतने डीप में नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने आई थिंक नहीं लिया था सेंसर्स, बट एक आध सब्जेक्ट में ये था। हॉल इफेक्ट तो रहता है, ये सबको रहता है, बट एक आध सब्जेक्ट में कुछ तो था। बट ठीक है, ये अलग सब्जेक्ट भी मान ले, तो एक आध सब्जेक्ट छोड़ के भी गए तो गेट में ठीक ठाक कर लोगे। कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये शैनन एल्गोरिदम वगैरह तो यार ये हमें भी रहता है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड लग रहा है। फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग के बारे में, हाँ, उस पे भी सब्जेक्ट तो था हमें।
तो फोटोमीटर्स मुझे नहीं पता, मास स्पेक्ट्रोमीटर भी याद नहीं है, बट फाइबर ऑप्टिक्स पे तो था। तो ऑलमोस्ट आईएन जो है वो आई थिंक 80% तो सेम है, ये तो मुझे दिख रहा है। तो ये सही है, आईएन के पेपर काफी क्लोज है इसलिए उन्होंने रखा है। ऑफ कोर्स अब लॉजिकल लग रहा है कि उन्होंने रखा है, बट अगर आपको सीएस देना है तो बहुत अलग जाना पड़ेगा। और ई वालों के लिए ईसी में कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। बस फिजिक्स देख लेते हैं कि फिजिक्स ईसी वाले दे सकते हैं, बट यार फिजिक्स में मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं। एक दो चीजें यहाँ पे देख लो, हैमिल्टनियन इक्वेशंस वगैरह मैंने बताए थे अपने लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो। वो जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा था, बट हैमिल्टनियन वगैरह बहुत डीप चले जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये है अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स तो पूरा अलग चला जाता है, ये हमें नहीं पता। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी हमें नहीं पता, सीधा बोस आइंस्टाइन वगैरह आ जाते हैं यार, ये सब तो बड़े बड़े नाम हैं। तो यार फिजिक्स का पेपर दे रहे हो तो खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और पता नहीं कहाँ से करोगे। क्रैमर्स रिलेशन वगैरह डिफिकल्ट है यार, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, बट यार डिफिकल्ट है, ये सब बहुत डिफिकल्ट है खुद से तैयारी करना। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब तो आप कर लोगे, अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स इट विल बी डिफिकल्ट। तो यार फिजिक्स का पेपर देना आई थिंक डिफिकल्ट होगा, जो भी इसी वाले हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं। या इंस्ट्रूमेंटेशन का आप दे सकते हो, बट इंस्ट्रूमेंटेशन का दे के आप फिर कहाँ जाओगे। और ये सब ऐसे ही एक आध कुछ लेटर वगैरह है, ये हमारे उतने काम के नहीं है। तो ये सब बेसिकली दिया हुआ है कि लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब वगैरह, तो आपको ये सब भर के देना है जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो यार ये बहुत लंबा वीडियो था, और एक्चुअली लंबा इसलिए गया क्योंकि सिलेबस भी डिस्कस करना था, क्योंकि यार ये चीजें आपको कहाँ किसी चैनल पे मिलेंगी यार, थोड़ा सा ऐसे ही पता है खुद से पढ़ सकते हो, बट यार कोई तो होना चाहिए जिसके साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर सको, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बातें कर सको। तो मैं इसीलिए तो हूँ यार, कि ये सब चीजों के लिए बात करनी चाहिए। तो हम बात करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो यार मजा आएगा। कहाँ अकेले बैठ के तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे यार, तो यार काम करते करते सुनो, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहो और पढ़ते रहो यार। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, मैं पूरा सॉल्व करने के मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं हर स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ, जो लो फील करते हैं, जो लगता है सीएस में ही सब कुछ है, तो सीएस में सब कुछ है, बहुत कुछ है। बट अब इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया है तो रोते क्यों रहना यार, अब इसी में एक्सेल करो, इसी में पढ़ाई करो, मेहनत करो, बहुत कुछ है। मैं हूँ यार, तो भरोसा रखो। चैनल पे सब्सक्राइब बटन जल्दी से क्लिक करो, क्योंकि मैं ऐसे ही और आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लेते। तब तक के लिए गेट के लिए अच्छे से तैयारी करो। कोई भी अगर और डाउट हो, मुझे नहीं लगता कोई और डाउट हो, कोई भी और डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं जल्दी से उसको सॉल्व कर सकूं। तो ऑल द बेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशंस, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।